नमस्कार। हमारा आज का अध्याय वर्णों का भेद, जो आखिरी अध्याय होगा वर्णों से संबंधित। तो पीछे के अध्याय में हमने पढ़ा था वर्णों के भेद। वर्ण दो तरह के थे, स्वर, फिर स्वरों के भेद किए, फिर व्यंजन और व्यंजनों के भेद किए। आज की जो बिंदु, आज का जो टॉपिक है, उसमें हम वर्णों का भेद कर रहे हैं संयुक्त रूप से, जिसमें स्वर भी शामिल होंगे और व्यंजन भी शामिल होंगे। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार आपके जो वर्णों का ये भेद किया जाता है वो बाह्य और आंतरिक रूप से किया जाता है, बाह्य और आभ्यंतरिक रूप से किया जाता है। लेकिन हिंदी में इनको बाह्य और आभ्यंतर रूप से न करके सीधा सीधा किया जाता है, वो घोष और प्राण के आधार पर किया जाता है। हालांकि दोनों बिंदु अलग अलग हैं। जैसे पहला हम भेद करेंगे घोषत्व के आधार पर, और हमारा दूसरा भेद होगा वर्णों का, वो होगा प्राणत्व के आधार पर। यानी हम एक साथ स्वर और व्यंजन दोनों को संयुक्त रूप से ले रहे हैं, जिसमें 44 वर्णों का वर्गीकरण करें घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। सबसे पहले हम समझें कि ये घोषत्व क्या है और प्राणत्व क्या है। यानी घोष दो शब्द है इसमें प्राण, इसमें मूल शब्द प्राण और इसमें मूल शब्द घोष। घोष का अर्थ होता है आपके आवाज, नाद और या कंपन। तो कंपन के आधार पर घोष। एक दूसरा शब्द होता है युग्म शब्दों में घोष, जिसका अर्थ होता है बस्ती, जहां लोग रहते हैं, इसका अर्थ होता है कंपन। जैसे सूरदास ने कहा था, सूरदास के तो काव्य में आती है एक लाइन कि आए बड़े घोष व्यापारी, कि आए बड़े बस्ती से व्यापारी। तो यहाँ घोष शब्द युग्म शब्दों में प्रयुक्त करें तो घोष का अर्थ कंपन और घोष का अर्थ बस्ती। तो इस घोष के आधार पर, यानी एक वर्ण को जब हम बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उसमें कंपन कितना ज्यादा होता है और कितना कम होता है, किन किन वर्णों में ज्यादा कंपन होता है और किन किन वर्णों में कम कंपन होता है, इस आधार पर वर्णों के दो भेद किए जाते हैं संयुक्त रूप से 44 वर्णों के। उसी तरह से प्राण, एक तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, दूसरा स्वर तंत्रियों से हवा कितनी निकलती है और कितनी कम निकलती है, इस आधार पर इन दोनों के दो दो भेद किए जाते हैं। तो जो घोषत्व के आधार पर अपने वर्णों के भेद है वो दो तरह से किए जाते हैं। पहला जो भेद है उसको बोलते हैं घोष वर्ण, और दूसरा जो भेद है इसको बोलते हैं अघोष वर्ण। यहां महत्वपूर्ण चीज ये है, आपको चाहे घोष वर्ण कह दें या हम इसको सघोष वर्ण कर दें तो दोनों एक ही बात है। घोष और सघोष दोनों एक ही चीज है। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि हमें घोष शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो उसका हम करेंगे अघोष, या हमें सघोष शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो भी उसका विलोम शब्द क्या होगा, अघोष ही होगा। ज्यादातर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विलोम शब्द गलत है, तो वहां क्या करते हैं कि वो एक विलोम शब्दों में एक श्रेणी ये देते हैं, जैसे अघोष, जैसे घोष, सघोष, सत्य, असत्य, माता, पिता, भाई, बहन। जब कहते हैं कौन सा विलोमार्थी असत्य है, तो वहां ध्यान रखें घोष का विलोम शब्द सघोष नहीं होता। घोष और सघोष दोनों एक ही चीज होते हैं। घोष और सघोष दोनों का ही विलोम शब्द होता है आपके अघोष। तो यहाँ एक ध्यान रखें व्याकरणिक बिंदु है। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि ऐसे शब्दों की हम मुख्य जो शब्द होते हैं उनकी हम चर्चा निरंतर करते रहेंगे। तो सघोष कहें या हम अघोष कहें, दोनों एक ही बात है। और दूसरा इसका वर्गीकरण होता है अघोष। इसके बाद में प्राण के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो इसका भी दो आधारों पे होता है। एक तो होता है आपके अल्प प्राण, दूसरा होता है आपके महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो, एक वर्ण क बोलने में शरीर में कंपन हुआ, ख बोलने में हुआ, ग बोलने में हुआ या घ बोलने में हुआ, यानी किन किन वर्णों में कंपन हुआ, तो उस आधार पर तो हम करेंगे घोषत्व के आधार पे। और एक मुख से हवा किसमें ज्यादा निकले, प्राण का अर्थ हवा, ये नहीं कि प्राण निकल गए, नहीं,
प्राण का मतलब होता है हवा कितनी निकलती है किसी वर्ण को उच्चारित करते समय। तो अगर हवा उच्चारण करते समय ज्यादा निकलती है तो उसको हम कहते हैं महाप्राण, और अगर उच्चारण करते समय मुख से हवा कम निकलती है तो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण। अगर किसी शब्द को बोलते समय कंपन गुंजन ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं सघोष, और कंपन और गर्जन कम होता है तो उसको बोलते हैं हम अघोष। तो हम यहाँ केवल स्वर्गों को भी नहीं लेते, केवल व्यंजनों को भी नहीं लेते, दोनों को संयुक्त रूप से लेते हैं। तो ध्यान दें, दोनों ही बिंदु अलग है। फिर इनका तुलनात्मक विवेचन इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जाम में जो अपना क्वेश्चन बनेगा उसमें एक वर्ण में सारी चीजें पूछी जाएगी, वो सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को साथ लिया। अगर मैं किताबी भाषा में पढ़ा था तो सीधा आपको लिख देता घोषत्व के आधार पर सघोष अघोष, वो सघोष वर्ण लिखवा देता, अघोष लिखवा देता, फिर मैं लिखवा था आपको प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको हमें समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, हमें प्रैक्टिकल ज्ञान लेना है। तो देखो सघोष वर्ण जो होता है या अघोष वर्ण होता है, सघोष वर्णों में अगर हम चर्चा करें तो वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ध्यान से देखें, यहीं से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वर्गीय व्यंजनों का। तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब यह क और ख को छोड़ दीजिए, ग घ ड़, च और छ को छोड़ दीजिए, ज झ ये, ट और ठ को छोड़ दीजिए, ड ढ ण, त और थ को छोड़ दीजिए, द ध और न। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये सारे वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो पहला और दूसरा वो होगा, वो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क ख, च छ, त थ, ट ठ और प थ। हो गए स्पर्श व्यंजन समाप्त हो गए। ये 3, 15 और 10, 25 स्पर्श व्यंजन समाप्त हो गए। इसके बाद में यरल लव। तो ध्यान रखें, सारे के सारे जो यरल लव आते हैं वो सघोष होते हैं, सारे के सारे यरल लव सघोष होते हैं। तो अब बचे स है। तो ध्यान रखें, अघोष में स और स, लेकिन जो है होता है वो आपके कहां होता है? सघोष में होता है। इसके बाद में क्षत्रज्ञ, इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है। अब बाकी बच गए स्वर। तो सारे स्वर सघोष होते हैं। अब देखो इनकी संख्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रम से 5-5 वर्ण रहेंगे, 5, 10 और 15। 1, 2, 3, 4 और 5 स्वर होते हैं 11, 15, 5, 20 और 11, 31। अघोष वर्णों की अगर हम बात करें, पहला और दूसरा वर्ण 10, स 3 होते हैं, कितने हो गए? 13। 31 और 13 कितने हुए? 44। मानक वर्णों की संख्या 44 होती है। तो 44 वर्णों को हमने सघोष और अघोष में विभाजित किया। उसके बाद में अल्प प्राण और महाप्राण को देखते हैं। ध्यान से देखें, अल्प प्राण में आता है आपके वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अगर वर्गीय व्यंजनों का पहला क ख क च ट त प, खड़ी लाइन क च ट त प, तीसरा क ख वाली लाइन छोड़ दीजिए, ग आ जाएगा, च छ के बाद में ज आ जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से पांचवा वर्ण। तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो आपके किस में जाता है? महाप्राण में। फिर आते हैं हम यरल लव। तो यरल लव तीनों के तीनों कहां होते हैं? अल्प प्राण में होते हैं। यरल लव तीनों के तीनों अल्प प्राण में होते हैं। इसके अलावा सारे स्वर। अब बच गए स है ऊष्म व्यंजन, जिसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स और स और है, ये हो गए आपके महाप्राण। तो देखो, ये पहला, तीसरा, पांचवा, 15 वर्ण, यरल लव के 4 वर्ण, स्वर के 11 वर्ण, कुल मिला के वर्ण कितने हुए? 30। 15, 4, 19, 11, 30। दूसरा और चौथा ये हो गए 10, ये हो गए 4 और ये हो गए कुल मिला के 14, और दोनों को मिलाए तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। तो देखो, घोषत्व के आधार पर 2 तरह के होते हैं, सघोष और अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, यहां रहेगा पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा। यरल लव है, यहाँ यरल लव है। स ये 3 अघोष में रहेंगे, है सघोष में आएगा, इधर स है कि पूरी लाइन कहाँ रहेगी? महाप्राण में रहेगी। फिर सारे स्वर सघोष में और सारे स्वर अल्प प्राण में। ये तो ही किताबी भाषा। अब देखिए क्या होता है
कि हमने पहले मैं परिभाषा से चर्चा कर लेता हूँ कि सहघोष और अघोष की परिभाषा क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन गर्जन ज्यादा होता है उनको सहघोष कहते हैं। तो कैसे पता चला कि तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण में कंपन होती है, पहले और दूसरे वर्ण में कंपन नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि इसको हम भाषा मनोवैज्ञानिक यंत्रों से देखा जाता है, किसमें कंपन ज्यादा होती है, किसमें कंपन। वो यंत्र हमारे पास है नहीं, तो हम इसको कैसे देखेंगे। अगर वास्तव में हम किसी की पीठ पर कान रखें और उससे वर्णमाला का उच्चारण करवाएं, पीठ पर कान रखें, तो वो जिसके पीठ पे कान रखा गया वो व्यक्ति बोलेगा क ख ग घ ड़। तो क ख में हमारे कान पे कंपन नहीं आएगा, ग घ ड़ इनमें हमारे कान पे कंपन आएगा। तो ग घ ड़ जो है वो तीसरा, चौथा, पांचवा किस में रखा गया, इसमें। अब अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जैसे उदाहरण से समझा देता हूँ, कैसे हवा कम निकलती है, कैसे ज्यादा निकलती है। देखो ग ख ग घ और ng। अब कैसे पता चलेगा किसमें ज्यादा निकलती है, किसमें कम। एक बार इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। क को इंग्लिश में लिखते हैं के, ख को लिख ले के एच, ग को लिखा जी, घ को लिखा जी एच, ग को लिखा आर। तो कभी दिमाग में आया होगा कि यहाँ के और यहाँ के एच क्यों आया, यहाँ जी और यहाँ जी एच, यानी इन दो वर्णों में दो दो वर्ण क्यों आए, बाकी में अकेला है, इसमें के अकेला है, इसमें जी अकेला है, इसमें आर अकेला है। क्योंकि इसमें उच्चारण करते समय है की ध्वनि नहीं आती है। इसको हम कह सकते हैं ख का निर्माण के प्लस एच से हुआ है, अर्थात एच जो होता है वो है लिखा जाता है। हम कह सकते हैं क और है को साथ बोले तो ख बनता है, कह तो ख की ध्वनि इससे आती है। तो जिसमें एक अंग्रेजी में लिखते समय जिसमें एक एक वर्ण लिखा जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जिनके दो दो वर्णों से उच्चारण किया जाता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ध्यान रखें, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या हुए, अल्प प्राण। दूसरे में दो वर्ण लिखे गए, चौथे में दो वर्ण लिखे गए, तो दूसरा और चौथे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। इसी तरह से हम आगे देखते रहेंगे। अब देखिए इसके बाद में, ये तो बात बेसिक से ये हुई कि जैसे मैंने बताया कि इसको हमने जैसे किताबों में लिखा जाता है उसी तरह से लिखा है। अब बड़ा सवाल है इनको याद कैसे करें, क्योंकि धीरे धीरे हम संधि की ओर बढ़ रहे हैं। जितना आप वर्ण विचार में अच्छी तरह से पढ़ेंगे संधि उतनी ही अच्छे से समझ में आएगी। यहीं से एक संधि पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सीखने का तरीका कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम देखें घोषत्व के आधार पर दो प्रकार, प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि अभ्यंतर के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। तो सीधा सवाल बनता है घोषत्व के आधार पर दो प्रकार, प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार। तो ये कोई याद करने वाली चीज नहीं रही, क्योंकि दोनों में दो दो प्रकार है। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब इनको याद कैसे करें, ध्यान रखें कि यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कुल मिला के आपके वर्ण है 31, ये कुल मिला के वर्ण है आपके 13, ये सारे के सारे कुल मिला के वर्ण है 30, और ये कुल मिला के आपके वर्ण है वो कितने हैं, 14। ध्यान से देखें। अब यदि हम अघोष और सहघोष की बात करें, अगर हम एक तरफ सहघोष की याद कर लें तो फिर अघोष को याद करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो 44 में से 31 हमने याद कर लिए और 13 बच गए, वो तो किसमें रहेंगे, अघोष में रहेंगे। और अगर हमने अल्प प्राण में से ये सारे याद कर लिए तो फिर इनको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी कि यदि हमें सहघोष में 44 वर्ण तो हमें आते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन तो हमें आते हैं, उनमें 44 को मिलाकर हमने 31 एक तरफ से याद कर लिए, तो बाकी जो 13 बच गए वो किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। इसी तरह से हमने अल्प प्राण में से 30 वर्ण याद कर लिए, तो बाकी जो 14 बच गए वो किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। अब हम 31 को कैसे याद करें और इस 30 को कैसे याद करें, इसको मैं अच्छे तरह समझेंगे। देखो वापस एक बार हम अघोष को याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो इससे बच गए वो अघोष है। एक बार हम महाप्राण को याद नहीं करेंगे, ये बच गए वो महाप्राण है। अब एक बार हम याद करेंगे सहघोष और अल्प प्राण। अब इसको याद करने का तरीका देख लेना। इन दोनों में समान चीजें क्या है, तो देखो इसमें सारे स्वर आते हैं और इसमें भी सारे स्वर आते हैं, यानी सहघोष में सारे स्वर आते हैं और अल्प प्राण में भी सारे स्वर आते हैं, दोनों समान है। इसके बाद में देखो इसमें यरलव आता है, इस है को मैं नीचे लिख देता हूं, और इसमें भी यरलव आता है, ये भी दोनों में कॉमन चीज है। इसके बाद में देखिए इसमें भी 5वां वर्ण आता है और इसमें भी 5वां वर्ण आता है, यहां तक कॉमन चीज है। अब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बाकी बचे तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा। अब हम ये कहते हैं कि इसमें भी तीसरा आता है, इसमें भी तीसरा आता है, ये भी कॉमन है, लेकिन इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, तीसरा, चौथा और पहले तीसरे को कैसे याद करेंगे, ध्यान रखें। सहघोष वर्ण,
सबसे पहले याद रखना है उसमें कॉमन चीजें क्या है, दोनों में स्वर है अल्पप्राण और सैकोस में, ठीक, दोनों में ही अंतस्थ है या रल्लभ है। अब देखें दोनों में ही पांचवा वर्ण है, हो गई तीन चीजें याद। अब देखो स घोष ये है अल्पप्राण, स घोष में ये जो स लिखा गया है, घोष और स घोष दोनों एक ही होते हैं, ये जो स लिखा गया है ये अपना स जो है स की लाइन में किस नंबर पे आता है, पहले स आएगा ये संकर जिसको हम तालव्य कहते हैं, फिर आएगा आपका मूर्धन्य, फिर स आएगा आपका दंत्य। तो स कितने नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे। तो जैसे तीसरे नंबर पे आता है तो इस स के नीचे लिख दो तीसरा, तीसरे नंबर पे है। फिर हम देखेंगे घ, घ कितने नंबर पे आता है अपनी लाइन में, क ख ग और घ, ये आता है चौथे नंबर पे। इस घ के नीचे लिख दो चार, स के नीचे तीन, घ के नीचे चार और पांचवा दोनों में कॉमन है। इसी तरह से अल्पप्राण अ वर्णमाला में कौन सा स्थान रखता है, पहला, तो अ के नीचे लिखो एक। फिर आता है ल, ल अपनी वर्णमाला में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा, य र और ल, तो ल के नीचे लिख दो तीसरा और पांचवा तीनों में कॉमन है। अब बचा है सिर्फ है, तो है जो है स वाली लाइन में आता है या ए वाली लाइन में आता है, तो स और है, तो इसको भी यहाँ लिखेंगे है। तो ये हो गया आपके तैयार। अब इसको वापस समझे, एक बार मैं पूरा मिटा के आपको समझाता हूँ। ये सैघोष वर्ण, ये अल्पप्राण वर्ण, अघोष को मिटा दीजिए, महाप्राण को मिटा दीजिए, क्योंकि सैघोष अगर पूरे आते हैं तो बाकी बच गए वो क्या रहेंगे, अघोष रहेंगे। अल्पप्राण पूरे आते हैं तो बाकी बच गए वो क्या रहेंगे, महाप्राण। सबसे पहले आइए दोनों में कॉमन चीजें, पांचवा वर्ण दोनों में कॉमन है, दोनों में सारे स्वर आते हैं। अब दोनों में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यहां तक दोनों में कॉमन है। अब बात रही वर्गीय व्यंजनों की, स अपनी लाइन में कौन से नंबर पे आता है, तीसरा, घ कौन से पे आता है, चौथा, ए कौन से पे आता है, पहला, ल कौन से पे आता है, तीसरा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण और तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। अब बच गया है स वाली लाइन में आएगा या ए वाली में, स और है। अब इनको जोड़ लीजिए, 15 11 4 और 1, 15 11 26 4 30 और 1 31। अल्पप्राण में 15 11 और 4, ये हो गए 30। अब इनमें से जो 31 में से बाकी बच गए वो सारे अघोष है, और इनमें से 30 में से जो 14 बच गए वो क्या है, महाप्राण है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और हमें अंगुलियों पे इनको कैसे रखना है वो आप देखें। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार मैं मिटा देता हूं इसको, तो देखें क्वेश्चन पूछा जाता है प वर्ण है, पहला ऑप्शन अघोष महाप्राण, दूसरा ऑप्शन सैघोष महाप्राण, तीसरा ऑप्शन अघोष अल्पप्राण, और चौथा ऑप्शन है आपके सैघोष अल्पप्राण। क्योंकि 4 में विभाजित किया और 4 ही विकल्प मिलेंगे आपको। देखिए पहले नंबर पे आता है तो 1 3 5 किस में आएंगे, अल्पप्राण में। तो अल्पप्राण वाला जो बिंदु है वो सही कर लीजिए, इन दो में से सही होगा। सैघोष में 3 4 5, सैघोष में 1 और 2 नहीं आते, तो सैघोष में ये तीसरा चौथा, तो ये होगा अघोष। तो अघोष और अल्पप्राण क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको याद रखना है। अब इसका संधि में रोल कैसे है वो मैं आखिरी बिंदु आपको बता देता हूं कि संधि में ये हमारे कहाँ काम आएंगे। जितना आप इन वर्णों को अच्छे से मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो देखें, अगर आपको सैघोष वर्ण सारे आते हैं तो संधि में आपको कहीं उलझने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि आपको आते हैं सैघोष वर्ण, और मैं कह दूं सैघोष वर्ण से पहले विसर्ग और उससे पहले ए या आ हो, तो इस विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा मनः प्लस हर, मनः ए या आ है, प्लस का चिन्ह आगे है वो क्या है, सैघोष है, सैघोष है, तो इस विसर्ग का ओ हो जाएगा और संधि करते समय नाम क्या बनेगा, मनोहर। तो अगर हमें सैघोष वर्णों की संख्या याद है तो ये हमारे विसर्ग संधि का पहला नियम यही है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, यदि ई या उ हो उसके बाद में विसर्ग और कोई भी सैघोष आ जाए तो इस ई या उ के स्थान पर आधा र हो जाता है। यहाँ पे तो क्या होता है, इस विसर्ग के स्थान पर ओ होता है,
यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर आधा रह हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया नी है प्लस गुण, कैक है ग तीसरा वर्ण है, तो इधर ई आ गया, इस विसर्ग का हो जाएगा आधा रह और नाम क्या बनेगा निर्गुण। अगर सहघोष वर्ण आपको याद अच्छी तरह से, इसीलिए मैंने आपको डिटेल से बताया सहघोष वर्ण आपको क्यों जरूरी है। तो ध्यान रखें सहघोष वर्ण ये हो गया तीसरा, दूसरा नियम। तीसरा नियम ए या आ के बाद में अघोष हो, ई या उ के बाद में अघोष हो। 4 नियम विसर्ग संधि के, और विसर्ग संधि लगभग समाप्त। तो संधि को आप जितना अच्छी तरह समझेंगे तो आप इन्हीं घोषत्व के आधार पर ही संधि को समझेंगे। इसकी चर्चा हम और ज्यादा विस्तार से आगे के बिंदुओं में करते रहेंगे। धन्यवाद।